जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में मेडाइवल हिस्ट्री। कितने बच्चे इसे केवल हिस्ट्री कहते हैं, तो दोनों एक ही होता है। एक हिस्ट्री अलग होता है जिसे एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो ये मध्यकालीन इतिहास है यानी इतिहास। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया आप लोगों का एग्जाम 2024 एग्जाम 2025 के लिए। यह क्लास 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चले आपको मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करूँ। सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा करके देख लेंगे। ठीक है, इसमें पेपर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से 1950 ईस्वी तक। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। ठीक है, चले अब यहाँ पर मैं बात करूँ मॉडल पेपर की, तो ये मॉडल पेपर 1 है, क्लास भी 1 है। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसमें आपके हिस्ट्री का जो पेपर कोड है HIS 202 है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में जो मेडाइवल हिस्ट्री है, यहाँ पर आपको 2 पेपर देने हैं मेडाइवल हिस्ट्री के। ठीक है, HIS, ठीक है, HIS 201 और HIS 202। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं उनके पता होगा कि यहाँ पर आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स को मिला करके। ठीक है, देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपका जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है और जो पेपर का नाम है अगर वो सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, पहला प्रश्न है आपका। देखें, क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो वाकई आप कहेंगे सर ऐसा क्लास मुझे यूट्यूब पर पहली बार मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही मस्त क्लास है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है अब आपका। यहाँ पर आप की पॉइंट देखेंगे। देखें, भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। यह 34 किलोमीटर लंबी थी और इस पर 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंध और साहिब लगे थे। इस ट्रेन में 13 गाड़ियां थी। इस दिन को भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछता है कि जब 1853 में पहली बार भारत में रेलवे लाइन पहली बार भारत में जब रेल चली थी तो उसमें कौन कौन से इंजन लगे थे, उनका नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका सुल्तान, सिंध और साहिब 3 इंजन लगे थे। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बाबू। चले आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर ये मटेरियल पाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न है आपका, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 2 का। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। देखें, पेशवा प्रथा को अंग्रेजों ने जून 1818 में समाप्त कर दिया था। यह तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के भी बाद हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया भैया, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? बताइए। इल्बर्ट बिल विवाद, तो इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी अब ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के वासराय काल में आया था। इस विधेयक को 9 फरवरी 1883 को पेश किया गया था। इस बिल को वासराय की परिषद के एक विधि सदस्य पर काटनी पेरगिन इल्बर्ट ने तैयार किया था। ठीक है, यहाँ कई सारे प्रश्न बनेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद कब आया था? 9 फरवरी 1883 को। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। और किसने यानी जो इल्बर्ट बिल विवाद है ये किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? भारत में नियमित जनगणना
लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। साल 1872 में हुई यह जनगणना गैर वैज्ञानिक तरीके से की गई थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत में नियमित जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, अच्छा, साल 1881 में हुई जनगणना को भारत की पहली संपूर्ण और वैज्ञानिक जनगणना माना जाता है। यहाँ पर आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, इस जनगणना का आयोजन तब किया गया था जब लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत की संपूर्ण जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चले, अच्छा, अगर नहीं सेंड करते हैं तो लाइक ही कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं क्लास को तो ये यूट्यूब क्या करता है, क्लास को आगे जो बच्चे होते हैं बीए से संबंधित उनको रिकमेंड करता है, तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलें, पांचवा प्रश्न है आपका, साहित्य जगत में किस वायसराय को ओवन मैरीडीथ के नाम से जाना जाता है? साहित्य जगत में, तो साहित्य जगत में जो आपके लॉर्ड लीटन हैं इनको ओवन मैरीडीथ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब सर जी, लॉर्ड लीटन को ओवन मैरीडीथ क्यों कहा जाता है, वो भी साहित्य जगत में? अच्छा भैया, तो ध्यान से सुनिएगा। देखें, भारत के वायसराय लॉर्ड लीटन को साहित्य जगत में ओवन मैरीडीथ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लीटन का पूरा नाम क्या भैया? एडवर्ड रॉबर्ट लीटन। ठीक है, वे 1876 से 1880 के बीच भारत के वायसराय रहे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड लीटन का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा? 1876 से 1880 तक। ठीक है, वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखन और साहित्यकार थे। उन्होंने पेन नेम ओवन मैरीडीथ के नाम से कविताएं लिखी थीं और कई काव्यखंड प्रकाशित किए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओवन मैरीडीथ के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड लीटन को जाना जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, किस वायसराय ने सिविल सेवा के लिए, यानी जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, ठीक है, उसके लिए निर्धारित अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। यानी उस समय जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता था तो 21 वर्ष के लिए एलिजिबल होते थे कि यानी आप 21 वर्ष के हो गए हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ऐसा कौन सा वायसराय था जिन्होंने यूपीएससी यानी जो सिविल सेवा है इसकी जो उम्र थी 21 वर्ष उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया? तो ये आपका लॉर्ड लीटन था। इसने जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती थी पहले वो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड लीटन। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चले आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। चले, प्रश्न नंबर 6 मैंने बता दिया, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे अब। द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय अकाल आयोग, इसके अध्यक्ष थे सर जेम्स लायल। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, ये दूसरा अकाल आयोग क्या है? अच्छा देखिए, ध्यान से देखिएगा, दूसरे अकाल आयोग के अध्यक्ष सर जेम्स लायल थे। इस आयोग का गठन साल 1897 में किया गया था। इस आयोग ने सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की थी। प्रश्न नंबर 8 है आपका, भारत में द्वितीय अकाल आयोग कब गठित हुआ? भारत में द्वितीय अकाल आयोग 1897 में गठित हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें पूछा गया है, कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु, यानी जो लॉर्ड कर्जन थे ये पुलिस में सुधार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किए? तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में आयोग गठित किए थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत में पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन ने साल 1902 में सर जेम्स फ्रेजर की अध्यक्षता में फ्रेजर आयोग का गठन किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस आयोग का गठन किया था? फ्रेजर आयोग का। ठीक है, कब किया था? 1902 में। चलिए, अच्छा पूछा जाता है फ्रेजर आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे,
फ्रेजर आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसकी अध्यक्षता में? जेम्स फ्रेजर की अध्यक्षता में। कब किया था? 1902 में। अच्छा, क्यों किया था? भारत में पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के लिए। ठीक है। 10वां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? तो सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप की पॉइंट देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। देखें, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। ठीक है। यह कानून लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 में पारित हुआ था। ठीक है। इस कानून को देसी प्रेम अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। इस कानून यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कानून का मकसद क्या था? स्थानीय भाषा के उन अखबारों को दबाना था जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं की आलोचना करते थे। ठीक है, समझ में आया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में क्यों आया था? क्योंकि यहाँ के जो मीडिया वाले थे वो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ क्या है, वो छापते थे अखबार में कि ये गलत हो रहा है। तो उसी को दबाने के लिए, उन्हीं के आवाज़ को दबाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया गया था भारत में। अच्छा, किसने लाया था? लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में आया था। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 11 है आपका, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में जान लीजिए, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ब्रिटिश भारत के ढाका यानी वर्तमान बांग्लादेश में हुई थी। इसकी स्थापना नवाब सलीम उल्ला खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। इस लीग में आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कई नेता इसमें शामिल थे। प्रश्न नंबर 12 है आपका, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है यहाँ पर, देखें, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? ये प्रश्न बहुत ही फेमस, ये पूछा जाता है। तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन 18 अक्टूबर 1905 को शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, कौन मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं था? आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह खान या नवाब मोहसिन उल मुल्क? तो इसमें देखें, जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना है, ये मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध कब किया? मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध सन 1905 में किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इसको पारित किया था 1904 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सन 1885 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे लाइन कब शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के जो अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखें, लॉर्ड कर्जन ने रेलवे से जुड़ी मामलों में सुधार लाने के लिए साल 1901 में एक रेलवे आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष सर रॉबर्टसन थे। प्रश्न नंबर 20 है आपका, लॉर्ड कर्जन ने रेल आयोग का गठन कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने रेल आयोग का गठन सन 1901 ईस्वी में किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रेलवे से जुड़ी सुधारों के लिए 1901 में एक रेलवे आयोग का गठन किया था। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना का वर्ष था, यानी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका समय कब था?
तो इसका समय था सन 1970। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। देखें, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चली थी। ये इस योजना का मकसद क्या था? धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को सुधारना। ठीक है। अच्छा, यह योजना गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी, जिसमें स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था। इस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 22 नंबर प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से, दूध से, कपास से या फिर मछली से? तो जो पीली क्रांति है यह तिलहन से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। दूध क्रांति जो दूध है वे श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, मछली आपका नीली क्रांति से संबंधित है, और जो कपास है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कपास किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 23 है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। ठीक है, खेती। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? खेती। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, हरित क्रांति किसके आवर्तन में सबसे सफल रही? तो जो हरित क्रांति है यह गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं और चावल के आवर्तन में सबसे सफल रही। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है। हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल। ठीक है, पूंजीवादी खेती और औद्योगिक विकास, तो ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, काट एवं दाह एक प्रकार का है। तो काट एवं दाह एक प्रकार है, किसका प्रकार है? तो यह एक स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है, ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, काट एवं दाह क्या है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। देखें, काट एवं दाह एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, इसे बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह मध्य प्रदेश में प्रचलित है। इस कृषि में खेती के लिए जमीन को साफ करने के लिए वनस्पतियों को काटा जाता है और जला दिया जाता है। इसके बाद किसान एक नए भूखंड पर खेती करने चले जाते हैं। जब भूखंड बंजर हो जाता है तो फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है आपका, किस सिंचाई अभ्यास से अधिकतम जल संरक्षण होता है? जल पहिया, नलकूप, बूंद सिंचाई या फव्वारा? किस सिंचाई अभ्यास से अधिकतम जल, यानी इन चारों में, ये चारों सिंचाई के प्रकार हैं, इन चारों सिंचाई के प्रकार में कौन सा ऐसा सिंचाई का प्रकार है जिससे जल को अधिक बचाया जा सकता है? तो यह आपका बूंद सिंचाई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका है, विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा प्यारा देश भारत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, दूसरा, अच्छा, पहला कौन है? तो भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29 यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो देखें, जो आपका धान है, चावल की खेती है, इसका भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में चावल की खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है। भारत दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादकों में से एक है और वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 20%। चावल की खेती भारत के कई राज्यों में होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 30 है आपका, उस खाद्य फसल का नाम बताइए, यानी वह खाने वाला फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सबसे ज़्यादा खाने वाला जो फल है
यानी अनाज है, ये सबसे ज़्यादा कौन है भैया? चावल है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। ठीक है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल है, धान की खेती। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 31 आपका, भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो बीटी काटन को, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब ये बीटी काटन क्या है सर? देखें ध्यान से देखिएगा, भारत में बीटी कपास को व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसल है। ठीक है, इसे साल 2002 में 6 भारतीय राज्यों में खेती के लिए मंजूरी मिली थी। प्रश्न नंबर 32 है आपका, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है आपका, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो राजस्थान जो है ये भारत का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी ऐसा क्यों? वहाँ तो केवल रेत ही रेत है। अच्छा ध्यान से देखिएगा भैया, भारत में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। ऐसा क्यों? अच्छा आगे देखिएगा, राजस्थान में सालाना 48,21,840 टन दालें पैदा होती हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो यहाँ कई तरह की कृषि जलवायु परिस्थितियाँ हैं जो पूरे साल दालों की खेती के लिए उपयुक्त है। अब बताइए, जहाँ पर 12 मास दाल उग रहा है तो वो राज्य अग्रणी होगा कि नहीं होगा दाल उत्पादन में? बिल्कुल होगा सर जी, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारत में दालों के उत्पादन में राजस्थान के बाद कौन आता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पर दाल उत्पादन में कौन सा राज्य है भारत में? तो जो मध्य प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे है दाल उत्पादन में भारत में। मध्य प्रदेश में मसूर, चना, उड़द, मूंग, अरहर जैसी दालें पैदा होती हैं। साल 2018 में मध्य प्रदेश में कुल दाल उत्पादन का 32.14% हिस्सा था। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, दालों के उत्पादन में भारत के अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भी आगे है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे आपका क्या है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा? जूट उत्पादन, तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे प्रमुख है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट देखिएगा, कई प्रश्न मिलेंगे आपको। भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल में कच्चे जूट के उत्पादन में देश का 50% से ज़्यादा हिस्सा है। जूट की खेती भारत के पूर्वी क्षेत्र के लगभग 83 जिलों में की जाती है। ये जिले पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय के हैं। प्रश्न नंबर 35 आपका, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता है? तो भारत में जो गुजरात राज्य है सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, देखें गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। यह भारत के कुल कपास उत्पादन का लगभग 30% उत्पादन करता है। कपास उत्पादन में गुजरात के बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है। भारत में कपास की खेती काली मिट्टी वाले राज्यों में प्रमुखता से की जाती है। ठीक है, कपास की खेती काली मिट्टी पर ही की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। महाराष्ट्र में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या है। महाराष्ट्र को काटन पोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, काटन पोलिस ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? महाराष्ट्र को। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न देखने को मिलते होंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 37 क्या है, भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था सन 1984 ईस्वी में। 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चले अब यहाँ ध्यान रखिएगा,
भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। यह भारत का पहला भूमिगत रेलवे शुरुआत में यह भारत का पहला भूमिगत रेलवे था। ठीक है, शुरुआत में यह 3.4 किलोमीटर लंबे भवानीपुर से एस्प्लेनेड के बीच चला था। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर आपका 38 है। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ चली? इंग्लैंड में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे कब चला था भैया। दुनिया का पहली रेल यात्री ट्रेन 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। यह ट्रेन भाप इंजन से चलती थी और इसमें 38 डिब्बे थे। इस ट्रेन ने 37 मील की दूरी 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय की थी। प्रश्न नंबर 39 है आपका। भारत में सर्वाधिक यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। भारत में सर्वप्रथम एसी गाड़ी की शुरुआत कब हुई? भारत में सर्वप्रथम एसी गाड़ी की शुरुआत कब हुई थी बताइए। बिल्कुल 1934 में भारत में सर्वप्रथम एसी गाड़ी की शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी ये बताइए, क्या 1934 में ये संभव था कि भारत में एसी गाड़ी की शुरुआत हो चुकी थी जो प्रेजेंट टाइम में अभी चल रही है, करंट टाइम में? नहीं। देखिए, भारत में एसी आपकी शुरुआत हुई थी लेकिन उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। बर्फ़ की सिल्लियाँ डिब्बे में रखी जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पंखे लगा दिए जाते थे, जिससे क्या होता था, जो ऊपर का कोच होता था, यहाँ जो लोग रहते थे, ये कोच ठंडा हो जाता था और ये पहले से तय होता था कि ये जो बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं ये किस रेलवे स्टेशन पर बदली जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 40 है आपका। पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से झांसी के बीच कब चली? तो ये चली थी 1988 ईस्वी में, 1988 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से झांसी के बीच 10 जुलाई 1988 को चली थी। तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने इसे शुरू किया था। ठीक है, चलें। इस ट्रेन की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में की गई थी। इस ट्रेन को शुरू करने के बाद में इसे भोपाल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब भोपाल से चलने वाली इस ट्रेन को भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है साथियों। भारत का सर्वाधिक प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो साथियों जो आपका हावड़ा है, यहाँ पर आपके भारत का सर्वाधिक प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ किया? तो देखिए, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे है, इसने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा आरंभ की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 क्या है। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है, 43 का। अब आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे भैया, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो रेल परिवहन से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम 1890 के रेलवे अधिनियम की जगह लिया। इस अधिनियम में कुल 214 धाराएं हैं। ये धाराएं रेलवे के संचालन, रखरखाव, यात्रियों के अधिकारों और सुरक्षा और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 44 है आपका। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? मतलब विश्व का सबसे पुराना जो भाप इंजन है उसका शुरू अभी तक काम कर रहा है, ये कौन है भैया? तो ये है फेयरी क्वीन। ठीक है, नाम भी बहुत अजीब है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ससुराई। चले देखें, दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला भाप इंजन फेयरी क्वीन है। इसे ईस्ट इंडियन रेलवे नवंबर 22 यानी 22 नवंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नवंबर 22 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उल्टा नहीं, सीधा ही पढ़िए। ठीक है, यह इंजन साल 1855 में किटसन एंड कंपनी ने बनाया था। साल
1998 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन माना गया था। प्रश्न नंबर 45 है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है आपका? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड डलहौजी को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। जो लॉर्ड डलहौजी हैं ब्रिटिश शासनकाल में भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। प्रश्न नंबर 47 क्या है? रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? बिहार में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा, बिहार में पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। प्रश्न नंबर 48 है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। कहाँ है भैया? हाजीपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो देखिए जो मेघालय है ये पूर्वोत्तर भारत का ये पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। यहाँ पर आपके रेल मार्ग नहीं है। बी ऑप्शन राइट है। हालांकि अभी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स आप लोग देखा करिए रोज सुबह। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। जब भारत आज़ाद हो गया था तो रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। उन्होंने 20 नवंबर 1947 को अंतरिम रेल बजट पेश किया था। इसके बाद उन्होंने 24 फरवरी 1948 को अपना दूसरा रेल बजट पेश किया था। देखिए साथियों, इतनी गहराई से कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, चलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है भैया? तो यह स्थित है आपका हैदराबाद में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 52 देखेंगे आपका 52 क्या है? भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण प्रतिभा है उसको अवसर देना, ठीक है, जो गांव में प्रतिभाएं हैं इसको क्या है? आगे लेकर के जाना, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है आपका? किसने सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग कहाँ है? तो यह स्थित है अहमदाबाद में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 आपका क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? तो यह स्थित है कोलकाता में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1948 को। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को हुई थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 57 क्या है आपका? किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना घोषणा किया था? तो 1952 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग को मुदलियार आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 58 क्या है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न भी अजीब पूछा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब टाइपिंग में अजीब तरह का है, ठीक है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है?
लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड डलहौजी को। जब इस तरह से ऑप्शन में प्रश्न जब आपके एग्जाम में इस तरह के आते हैं प्रश्न तो बच्चे को बहुत ज़्यादा लगभग 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब के नाम पढ़ करके, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो लॉर्ड मिंटो हैं, ठीक है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के जरिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1892 में, 1892 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है, यह अधिनियम 1935 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको कुछ समझाऊंगा, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 24 जुलाई 1935 को पारित किया था और यह 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। देखें, अब यहाँ ट्विस्ट है, पारित कब हुआ था? 24 जुलाई 1935 में, लेकिन भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 24 जुलाई 1935 को, लेकिन भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है यह 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। पारित हुआ था और लागू हुआ था, दोनों अलग अलग डेट है और आपके एग्जाम में दोनों अलग अलग डेट पूछे जाते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यह अधिनियम लॉर्ड लिनलिथगो की संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो आपके पारित होने वाले और लागू होने वाले ये क्वेश्चन है ये आपके 4th सेमेस्टर से स्टार्ट होते हैं। 5th और 6th सेमेस्टर में आपके प्रश्न का लेवल भी ऊपर चला जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। हालांकि मैं टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू जुड़ा रहूँगा। आप लोग क्लासेस जा करके देखिएगा, मैंने प्रीवियस 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के भी क्लासेस कराए हैं। ठीक है, चले दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट भी है, सेंड जरूर करेंगे व्हाट्सएप पर, इसे एक लाइक जरूर करेंगे ताकि यूट्यूब इसे रिकमेंड भी करता रहे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है साथियों, जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।